उनको आएंगे, लेकिन उससे पहले अपनी अपनी जीत के दावे और वादे जरूर किए गए हैं। ठीक अब 3:45 बज रहे हैं, 3:40 हो रहे हैं। अगर अभी तक आपने वोट नहीं डाला है तो फौरन आप वोट डालिए, अपने वोट की अहमियत समझिए। न्यूज 18 JKLH बार बार आपसे यही अपील कर रहा है कि वोट आपकी ताकत है, आप अपना वोट डालिए, अपने वोट के जरिए एक बेहतरीन उम्मीदवार को चुनकर लाइए और एक बेहतरीन सरकार आप चुनकर लाइए, और वोट की ताकत को आप जरूर समझिए, वोट जरूर कीजिए। बहुत खास मेहमान पहले से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद जगदीप सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। जगदीप जी, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हम मोदी लहर की बात कर रहे थे, साहिल बशीर जी ने कहा था कि हमारे कैंडिडेट बीजेपी के जरूर हैं, लेकिन जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। 2019 में जिस तरह से मोदी लहर थी और उसमें एक बड़ी जीत बीजेपी और एनडीए ने हासिल की थी, इस बार भी ठीक उसी तरह से क्या आप देखते हैं जगदीप जी कि मोदी लहर इस बार भी चल रही है? हुरैरा साहब, ये एक बहुत संवेदनशील मैं कहूंगा सवाल है। प्रत्युत्तर में मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी विडंबना भी है जी। देखिए, शुरुआत आप 2014 से करते हैं। ललकार रैली ऐतिहासिक थी, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये भी सच है कि उसी तथाकथित मोदी लहर पर सवार होकर पहले 1 से 11 भूमि आंदोलन के दौरान और तदोपरांत 11 से 25 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बने। लेकिन आज स्थिति जो है, मैं आपको बड़ा तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, आज से करीब 1.5 साल पहले एक रैली जो है वो जम्मू में होती है, पल्ली में, जहां पर किसानों की खड़ी फसल को सिर्फ इसलिए तबाह कर दिया जाता है क्योंकि वहां पर जो वो बनाना था, इन्होंने रैली का हाल वो ऐसे ही बनाना था, उनको मुआवजा नहीं मिला। तदोपरांत आपने देखा कैसे आरोप लगे मोदी जी की रैली में सरकारी मुलाजिमों को सरकारी बसों में भर भर कर लाया गया। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रवक्ता ये दावा करते हैं कि मोदी लहर बनी हुई है और तमाम उम्मीदवार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर जो है चुनाव जीत जाएंगे, तो इस वहम को वो अपने जहन से निकाल दें। कहीं ना कहीं आज, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कहूंगा, जो एक आम मतदाता है वो अब उन तमाम मुद्दों को बड़ी गंभीरता से देख रहा है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उससे जुड़े हैं। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको 2-3 चीजें यहां और बता दूं। देखिए, डेली बेसिस का मामला, भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर वादे किए और यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की उपस्थिति में यही जो उम्मीदवार हैं जुगल किशोर शर्मा, इन्होंने दावा किया था लाखों की तादाद में शामिल हुई भीड़ में कई बरस पहले, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ और घटते घटते वो भीड़ हजारों में आ गई। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 हुआ। क्या ये चीज आप मुझे बताइए नौजवानों के जहन में नहीं है? उसके साथ साथ अगर हम बात करें, मैंने जो तमाम मुद्दे पहले गिनाए, स्मार्ट मीटर है, प्रॉपर्टी टैक्स है, टोल प्लाजाज है, इनका वो इंक्रोचमेंट ड्राइव है, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन्होंने इस चुनाव में सीधा असर डालना है, ये तय है। और इसके अतिरिक्त हुरैरा साहब, मैं 2 मिनट और लूंगा आपके। देखिए, कश्मीर जो हमारा खित्ता है और जम्मू और कश्मीर में जो खित्तेवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी निरंतर करती चली आ रही है, और स्वयं मोदी जी के भाषणों में जो एक तरह का विरोधाभास एक समाज विशेष के प्रति निरंतर देखा जा रहा है और बना हुआ है, वो भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल प्रदेश है, तो इसका असर जो है वो सीधे तौर पर होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि अब इस गफलत से जो है वो भाजपा को बाहर आना पड़ेगा कि हर बार मोदी जी का नाम और उनकी लोकप्रियता को बुलाकर कोई भी ऐसा उम्मीदवार जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो जनता के बीच कहीं नहीं है, जिसके पास कोई विजन नहीं है, वो चुनाव जीत जाएगा। इस बार इस मुगलाते को कम से कम भाजपा को जो है वो सिरे से खारिज करना होगा। साहिल जी सहमत हैं आप? जी अबू हुरैरा जी, मुझे तो हंसी आ रही है, मैं क्या बताऊं। एक भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अकेले जो मैदान में है, उसके सामने आप एक इंडिया अलायंस लेके आते हैं। जितने भी आपके पास, नहीं, बीजेपी भी अकेली नहीं, आप भी एनडीए के तहत लड़ रहे हैं ना, आप भी एनडीए के तहत लड़ रहे हैं, आपके बाद आपके साथ भी 1 दर्जन पार्टियां हैं। इन्होंने पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर की बात करी है, मैं पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर की ही बात करूंगा। जितने भी यहाँ पर रीजनल पार्टीज है उनको साथ में मिला के कहीं ना कहीं एक जितने भी इनके पास शस्त्र हैं वो उनको इस्तेमाल करने के बाद भी अगर
ये इन लोगों को इतना डर है भारतीय जनता पार्टी से, तो मुझे लगता है कि फिर मुझे तो इनकी बातों पे हंसी आ रही है। दूसरी बात ये है, हमने कहीं से उधार कैंडिडेट नहीं लाए। हमारे जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के अपने कैंडिडेट हैं, हमको उधार कैंडिडेट लाने की जरूरत नहीं पड़ी, और उधार के कैंडिडेटों पे हम लोग जो है फैसले नहीं सुना रहे हैं, इतने उत्साहित नहीं हो रहे हैं कि जीत का जश्न मनाएंगे बिफोर पोलिंग। अभी पोलिंग चल ही रही है, और जहां तक इन्होंने टोल प्लाजा की बात की, जहां तक इन्होंने बाकी मुद्दों की बात की, तो भाई साहब डेलीवेजरों की बात की आपने, वो डेलीवेजर मैं आपको याद दिला दूं जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो वही डेलीवेजर हैं जो 10 साल पहले आपकी कांग्रेस की सरकार के वक्त में लगे हुए हैं, और उनको 20-20, 25-25, 30-30 साल एक एक बंदे को हुए हैं, जिनको कभी उनकी जो नौकरियां हैं वो परमानेंट नहीं हुई है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जितने भी यहां पर किए हुए कांड हैं, जितने भी स्कैम हैं, उनको सुलझाते फिरे और उनको हम रिजॉल्व करते फिरे, मुझे लगता है किसी सरकार में इतनी क्षमता और इतनी ताकत नहीं होती कि दूसरों के कांड वो दूसरे के वेस्ट जो है उसको साफ करते फिरे। जहां तक मैंने भारतीय जनता पार्टी की बात की है, वी हैव डिलीवर्ड। हम लोगों का मुद्दा ये नहीं, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हम ये चीज करेंगे आप हमें वोट दो। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अगर वोट मांग रही है, वो उस चीज पे मांग रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने डिलीवर किया है। हम लोग डिलीवरी पे वोट मांग रहे हैं, डिलीवर करने के बाद वोट मांग रहे हैं, फैसले नहीं सुना रहे कांग्रेस की तरह। डिलीवर मीन्स क्या है? मतलब नेशनल मुद्दे या बुनियादी चीजें भी उसमें शामिल हैं, बुनियादी इश्यूज भी उसमें शामिल हैं? महबूब राणा जी, मैं जम्मू कश्मीर की बुनियादी चीजों की बात कर रहा हूँ, मैं नए जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैं उस जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ जहां पर जगदीप जी बोल सकते हैं आप बीच में। जी जी, मैं उस नए जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ जहां पे टेररिज्म को टूरिज्म में चेंज किया गया। मैं उस नए जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ जहां पर एक वोट को यहाँ पर कश्मीर के अंदर कांग्रेस ही की सरकार में वोट को हराम करार दिया गया था। लेकिन आज मैं वाकई में जश्न और मैं वाकई में बड़ा उत्साहित होकर बोलता हूँ आपको कि आज का नौजवान नया वोटर बाहर आया है। भले ही वो जगदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये एक अचीवमेंट है, ये एक डिलीवरी है भारतीय जनता पार्टी की। हुरेरा साहब जी जी जी, अब आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए। जी जी, मैं वही कह रहा हूं कि अभी 34 करोड़ के घोटाले का आरोप इनके उम्मीदवार पर लगा, एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता ने लगाया। क्या जवाब है इनके पास? जगदीप जी किसी सवाल पर ये बने नहीं रहते, पूछे गए तमाम प्रश्नों से ये पलट जाते हैं और फिर घूम फिर कर कांग्रेस में आते हैं। कभी ये आयुष्मान की बात करते हैं तो घोटाले की बात नहीं करते, कभी ये बात करते हैं कांग्रेस के पिछले दीगर सालों की। तो भाई साहब 10 सालों से सत्ता में आप थे, आपने क्या किया आप ये बताइए, कहां तक आप लोगों के बीच पहुंचे? और मैं हुरेरा साहब एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, इन्हीं के नेता ने, एक बड़े कद के नेता ने डॉक्टर जतिंदर सिंह पर आरोप मढ़े थे, बड़े गंभीर आरोप मढ़े थे भ्रष्टाचार के, और दूसरे दिन उन्होंने यू टर्न ले लिया। कोई जवाब है इनके पास? इनकी हालत बहुत पतली हो चुकी है जनाब। जमीनी सतह पर, यथार्थ की भूमि पर जब आप खड़े होकर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, और ये आपको हर उस मतदाता के चेहरे पर दिखेगा जो आजिज आ चुका है इनके तमाम उन तरह तरह के ढकोसलों से, जिनको ये हर बार बनाकर बताते हैं। कभी बालाकोट की बात करते हैं, कभी ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, कभी राम मंदिर को मुद्दा बना देते हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी जैसे जो मूलभूत मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हैं, उन पर इनके पास करने को कुछ नहीं है। नहीं, चलिए इस पर हम साहिल बशीर जी से जवाब लेंगे, और मैं इसे और दिनेश मल्होत्रा जी से भी इस पूरे इशू को समझूंगा। बहुत छोटा सा यहां पर ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जम्मू रियासी सीट पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई है, लगातार पोलिंग का सिलसिला चल रहा है, अभी भी 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। पापा यहाँ से अपने हाँ बहुत आराम से वोट डाला हमने। देश के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। अगर देश ने इतनी तरक्की की है इस वक्त, तो हमें भी उसके लिए कुछ करना ही चाहिए ना। जो भी आते हैं, जो भी इलेक्टेड पर्सन आए, उनको चाहिए कि सबसे पहले यूथ का ध्यान रखें, जो बेसिक इश्यूज हैं उनकी तरफ भी ध्यान रखें। इस साल मेरा पहला वोट है और आज मैं वोट अपनी स्टेट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए देने आई हूँ।
जो पोलिंग स्टेशन है इसमें बड़े अच्छे तरीके से कतारों में लोग। तो जम्मू रियासी सीट पर लगातार पोलिंग चल रही है, लोगों में काफी जोश देखने को मिल रहा है, बड़ी तादाद में लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं और सुबह से ही 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई थी। सुबह से ही लोग बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ का रुख किया है। जम्मू रियासी सीट इस बार क्योंकि सियासी तस्वीर काफी बदली हुई है, 2019 यानी 370 खत्म होने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा डिलिमिटेशन की अगर बात की जाए, डिलिमिटेशन के बाद रियासी को भी जम्मू से जोड़ दिया गया था, जम्मू की सीट से। तो इस तरह से डिलिमिटेशन के बाद भी ये पहला चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में एक बदली हुई तस्वीर और बदली हुई पिच पर ये इंतखाबात हो रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिल सकता है? हालांकि बीजेपी के उम्मीदवार वही हैं जो पिछले 10 साल से जीत कर आ रहे हैं। पिछले 2 बार से वो लगातार जम्मू की सीट पर रुकने पार्लियामेंट रहे, एमपी रहे। जुगल किशोर वही इस बार भी हैं और उनके सामने कांग्रेस के रमन भल्ला जो 2 बार विधायक कांग्रेस के रह चुके हैं, रुकने असेंबली रह चुके हैं, वो इस बार सामना कर रहे हैं जुगल किशोर के सामने। और लगातार हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद दिनेश मल्होत्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। दिनेश मल्होत्रा जी, जम्मू की सीट को हम देखते हैं तो यहां की तारीख बड़ी दिलचस्प है। आप देखिए कि 1967 से लेकर 1967 से लेकर 7 बार लगातार कांग्रेस यहां से जीत कर आई लोकसभा की सीट। कांग्रेस का मजबूत गढ़ और किला ये सीट मानी जाती थी। फिर उसके बाद अचानक तब्दीली हुई, एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ये सीट गई, उपचुनाव हुए थे और उसके बाद 2 बार ये सीट बीजेपी के पास रही है। कांग्रेस का इतना मजबूत गढ़ कैसे ये ढह गया? किस तरह से यहां पर तस्वीर बदल गई? दिनेश जी, बहुत करीब से आपने जम्मू की सीट को देखा है। देखिए, ये सीट जो है ये ठीक है, ये 1977 तक ये कांग्रेस का गढ़ रही जी। अगर आप इसके इतिहास में देखें तो 1977 में ये सीट ठाकुर बलदेव सिंह ने एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीती थी। वो उस समय जनता पार्टी बनी थी, लेकिन जनता पार्टी ने किसी और को वोट दे दिया। तो उस समय जम्मू में जनसंघ का प्रभाव था, जनसंघ ने ठाकुर बलदेव सिंह को आज़ाद उम्मीदवार खड़ा किया और उन्होंने ये सीट जीती। उसके बाद ये सीट फिर कांग्रेस के पास चली गई। 84 में कांग्रेस एक भारी मार्जिन से जीती, फिर ये कांग्रेस का ही गढ़ रही। लेकिन 98 और 99 में जब 98 में जब चुनाव हुए, उसके बाद सरकार गिर गई। 99 में 2 बार यहाँ वैद्य विष्णुदत्त जी जो बीजेपी के थे उन्होंने ये सीट जीती। फिर 2002 में बड़ा एक राजनीतिक बदलाव हुआ, ये सीट पहली बार हिस्ट्री में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती। बाई इलेक्शन हुए थे वैद्य विष्णुदत्त जी के देहांत के बाद। फिर 2004 में कांग्रेस ने जीती, फिर